नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अलग अलग जातियों का शक्ति प्रदर्शन चर्चा का मुद्दा बना हुआ है सियासी गलियारों में। हाल ही में हमने देखा कि ठाकुर समुदाय, कुर्मी, लोध, इन तमाम समुदायों के मंत्रियों, विधायकों, नेताओं ने अलग अलग बैठकें की। अखिलेश यादव भी अलग अलग समुदाय के अपने नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। हाल में उन्होंने गुज्जर समुदाय के नेताओं के साथ एक बैठक की थी। इस गोलबंदी का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आखिर असर क्या है? चूंकि नेता इसे सामान्य बैठकें बता रहे हैं, लेकिन एक तरफ इसे शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इसका पूरा असर क्या है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, ये जानने समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक कबूल अहमद, और हमारे साथ विजय उपाध्याय भी जुड़ेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं कबूल अहमद के साथ। कबूल भाई, आज हमने अखबारों में, मैं इस मुद्दे पर आऊँगा, लेकिन आज का एक विषय कि आज हमने अखबारों में फुल पेज ऐड देखे कि कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब कल्याण सिंह जिस लोध समाज से आते हैं, ओबीसी वोट में उसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। लोध समाज के लोग, जो मैंने कहा कि गोलबंदी जातियों की हो रही है, उस कड़ी में हाल में वीरांगना अवंतीबाई लोध की प्रतिमा के अनावरण पर जुटे थे और वहाँ भी एक राजनीति हमें देखने को मिली थी। तो ये जो कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर जो ये फंक्शन है, ये हिंदू गौरव दिवस जैसा लिखा हुआ है, ये हिंदुत्व का एजेंडा ही है या ओबीसी को, लोध जाति को कोई संदेश है बीजेपी का? नीरज भाई, निश्चित तौर पे आपने जो बात कही है उस लिहाज से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कल्याण सिंह वो चेहरे थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से एक समय ब्रांड एम्बेसडर थे, जो हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी राजनीति के भी एक बड़े चेहरे के तौर पे थे। भारतीय जनता पार्टी में एक समय, जिस समय भारतीय जनता पार्टी ठाकुर, ब्राह्मण और बनियों की पार्टी मानी जाती थी, उस छाया से बाहर निकालकर ओबीसी के बीच में एक आधार मजबूत करने में अगर किसी ने सबसे ज्यादा मेहनत किया था, खासतौर से गैर यादव ओबीसी के बीच में, तो वो कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह, अगर आप देखेंगे, एक समय लोध समुदाय उन्हें बाबूजी के नाम से कहता था और उनके नाम पे आंखें मूंद कर वोट देता था। भाजपा के साथ सबसे पहला ओबीसी जुड़ने वाला अगर कोई उत्तर प्रदेश में मतदाता था तो वो लोध मतदाता था। और उत्तर प्रदेश की तरह ही मध्य प्रदेश में भी वहाँ भारतीय लोधों की बड़ी नेता हुआ करती थी। उसी तरह से कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बड़े नेता हुआ करते थे। और वो सबसे बड़ी बात वो है कि वो ओबीसी के साथ साथ जो है वो हिंदुत्व के भी ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। अगर हिंदुत्व और राम मंदिर के नाम पे किसी ने अगर अपने सब कुछ त्यागा है, सत्ता की बलि दी है तो सबसे वो कल्याण सिंह थे। इसीलिए उनके बीच में वो एक चेहरा था। आज जो भारतीय जनता पार्टी गौरव दिवस मना रही है, तो इसके जरिए एक तरफ से गौरव दिवस कल्याण सिंह के जो राम मंदिर और राम सेवक और उस दौर की जो उनकी छवि थी राम मंदिर आंदोलन दौरान, उसको भुनाने की कवायद है। और दूसरी तरफ जो ओबीसी वोट है, खासतौर से कल्याण सिंह के जरिए आप देखेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो पूरी तरह से डैमेज हुई है। आप चाहे आप देख लीजिए, वो तमाम जो गैर यादव ओबीसी वोट जोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक मजबूत आधार तय किया था, उसमें सेंध लगी है। उसमें अगर आप देखें तो लोध मतदाता भी घटे हैं, कुर्मी भी घटे हैं, पाल भी गए हैं। तो इस तरह से जो प्रजापति हैं, वो सब बड़ी संख्या में ओबीसी का वोटर जो है भाजपा से छिटक कर समाजवादी पार्टी के साथ गया है। लोधों का वोट छिड़कना भाजपा के लिए ज्यादा चिंता का सबब रहा है, जिसमें कल्याण सिंह के बेटे खुद वहां से हार गए। फर्रुखाबाद सीट बहुत मुश्किल से भाजपा जीत पाई है। और उत्तर प्रदेश में 23 या 24 जिले हैं जहां पे लोध मतदाता हैं, जहां 10% से ज्यादा मतदाता हैं। आप देखें उन जिलों में, तो उसमें से अगर फर्रुखाबाद छोड़ दिया जाए तो, और अलीगढ़, इसके अलावा भारतीय बुलंदशहर, ये 3 सीटें बीजेपी जीती है। इसके अलावा बाकी सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही है। तो मुझे लगता है कि कल्याण थी है, उसके जरिए आप देखेंगे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य सब पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केशव प्रसाद खासतौर से कल्याण सिंह के जरिए वो तमाम ओबीसी को मैसेज देने का है और हिंदुत्व की धार के एजेंडे को सेट करने की एक योगी आदित्यनाथ की कवायद के तौर पे है। बिल्कुल। तो एक तीर से दो निशाने आप कह। हमारे साथ विजय उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका स्वागत है। आपसे मेरा सवाल यही है
कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो जातीय समूहों की गोलबंदी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हमने पिछले दिनों देखा कि ठाकुरों की 2 बैठकें हुई, उसे लेकर बड़ी चर्चाएं रही। फिर कुर्मी समाज के लोग जुटे, फिर लोध समाज एक प्रतिमा वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा अनावरण पे लोध समाज के लोग जुटे। आप कुल मिलाकर कैसे, ये क्या संदेश है, शक्ति प्रदर्शन है, क्या संदेश दे रही हैं ये जातियां अपनी गोलबंदी के जरिए? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जातीय जो गोलबंदी है, इनके लीडर्स अपने दबदबे को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याण सिंह की जो पुण्यतिथि की बात है, ये तो खैर ठीक है, संयोग है, लेकिन बड़ा कार्यक्रम होना ही था। कल्याण सिंह बीजेपी के बड़े नेताओं में रहे हैं। लेकिन बाकी जो जातीय गोलबंदी हुई है, वो एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कि देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए उनका खुला संदेश होता है कि हम एकजुट हैं, और जिसकी जितनी संख्या भारी या जिसकी जितनी तैयारी, उसकी उतनी भागीदारी। संख्या भारी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तैयारी। अगर कोई एकजुट है, जैसे आप कुर्मी समाज का देख लीजिए, तो लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी कुर्मी समाज की रही है। उसके पहले विधानसभा चुनाव में कुर्मी समाज की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उनके जो वोट परसेंटेज है और जो जीत के विधायक आए हैं, उसमें बहुत ही जबरदस्त अनुपातिक सामंजस्य है। तो उत्तर प्रदेश में जाति, जो पिछड़े और दलित के जो खांचे थे, उससे बाहर निकलकर जातियों के जो गोलबंदी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको कहूं नीरज जी, जो कि इन जातियों की खेमेबंदी के बावजूद चुनाव जीतने के लिए कोई एक जाति आपको चुनाव नहीं जिता सकती है। आपको एक मजबूत समीकरण बनाना पड़ेगा, जिसमें अति दलित और अति पिछड़ों का, जिनके वोट परसेंटेज बहुत कम है, उनका सबसे ज्यादा उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे बड़ी जाति के तौर पे देखें, ओबीसी में तो सबसे बड़ी जाति यादव है, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या उनकी है। लेकिन 111-12 सीटें ही जीत पाए समाजवादी पार्टी के लोग अपने बलबूते पे, जबकि माइनॉरिटी उनके साथ थी। ये खेल कैसे होता है? ये होता अति पिछड़े, अति दलितों की वजह से। लोकसभा चुनाव में अच्छी सीटें आई समाजवादी पार्टी की, तो वहां पे कामयाबी इनको अति दलित, अति पिछड़ों और इनकी वजह से आई कि उनका वोट इनकी तरफ शिफ्ट हुआ। तो असल चीज ये है कि जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनका झुकाव किसकी तरफ है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बड़ी जातियां, दलितों में सबसे बड़ी जाति करीब करीब आधी आबादी, आधी से ज्यादा आबादी, कुछ ज्यादा आबादी जाटुओं की है। लेकिन बसपा की परफॉर्मेंस आप देखिए अच्छी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो आबादी है दलितों की, वो उनके साथ है। तो वहां पे भी चीजें वही मायने रखती हैं कि अति पिछड़े, अति दलित किसकी तरफ जाते हैं। यानी कि किसी एक जाति के वर्चस्व से बात बनती भी है और कई बार वो बिगड़ भी जाती है। तो बात बने, इसके लिए सामंजस्य की राजनीति है, जहां जाति विहीनता की स्थिति लानी पड़ेगी आपको। आप एकजुटता करें, समीकरण बनाएं, लेकिन आपको मैसेज यही देना है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत तो कुटुंब से ही हुई थी। अब ये सरकार के लिए अच्छी बात है, बीजेपी संगठन के लिए अच्छी बात है। जातिगत गोलबंदी की राजनीति उत्तर प्रदेश भाजपा तो कम से कम करती नजर नहीं आ रही थी नीरज जी, क्योंकि योगी जी का मॉडल तो हिंदुत्व का मॉडल है। वो तो नहीं चाहेंगे कि जातिगत गोलबंदियां हों, क्योंकि वो कभी बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहेगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। कबूल भाई, अखिलेश, ये सवाल तो वही है ना जो विजय सर कह रहे थे कि इसका फायदा किसको होगा और कौन सी जाति किसकी तरफ टिल्ट है। अखिलेश यादव कल जब चुनाव आयोग, कल या परसों की बात है, कि जब चुनाव आयोग पर वो निशाना साध रहे थे कि वोटिंग लिस्ट में नाम काट दिए जा रहे हैं, तब उन्होंने जिन जातियों का नाम लिया वो पिछड़ी जातियों का नाम लिया, दलित जातियों का नाम लिया। उसमें ये नहीं कहा कि ब्राह्मण का वोट काट दिया जा रहा है, राजपूत का वोट काट दिया जा रहा है। एकदम बिंद, मौर्य, पाल, बघेल, राठौड़, इनके वोट काटे जा रहे हैं, अखिलेश यादव ने ये कहा। मेरा सवाल आपसे यही है कि आज की स्थिति में जब हम उत्तर प्रदेश में ये जातिगत गोलबंदी की बात कर रहे हैं, तो पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित जातियों की गोलबंदी आपको किसकी तरफ ज्यादा झुकी नजर आ रही है? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ होना बाकी है। खास तौर से इसमें कोई शक नहीं है कि जो विजय जी कह रहे थे कि जिसका समीकरण सबसे मजबूत होगा उसकी सियासत में दबदबा होगा। लेकिन इसके साथ एक और बात भी विजय जी ने कहा
कि यादव साथ में रहने में, जाटो साथ में रहने के बावजूद अगर बसपा जाटों के साथ नहीं जीत पाती, सपा नहीं जीत पाती, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। उसके बड़ा कारण है कि आप जब कोई पार्टी, कोई समाज किसी पार्टी का केवल वोट बेस बन जाता है तो उसकी राजनीतिक सियासत भी हसीब चली जाती है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो है कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम और यादव एक कोर वोट बेस हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे उनके अंदर बेचैनी भी कि उनको अखिलेश यादव प्रतिनिधि देते, इसके बावजूद वो वोट उसी को देते हैं। तो लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा सियासी मजबूरी कि जाएं तो कहां जाएं। दूसरी तरफ देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक बना वो ठाकुर बन गया। ठाकुर बनने का खामियाजा क्या हुआ कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत के इतिहास में सबसे पहली बार कितने कम ठाकुर सांसद बनने आए। उत्तर प्रदेश में ठाकुर सांसद हमेशा 18, 19, 20 बनते थे, 14, 15 तक रहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार पहली बार है कि 7 से 8 सांसद केवल जो है ठाकुर बन पाए हैं। तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वोट बेस बनने का खामियाजा भी उस समाज को उठाना पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि अगर ये बात सच है कि कोई एक पार्टी किसी एक समाज के जरिए उत्तर प्रदेश की चुनाव नहीं जीत सकती, इसमें सबसे मजबूत वोट बैंक निश्चित तौर पर अति पिछड़ा वोट है। तो समाजवादी पार्टी से लेकर भाजपा तक की जो नजर है वो उसी वोट बैंक पे है। और जो अखिलेश यादव की जो कल कवायद भी है वो यही कवायद है कि जो तमाम गैर यादव ओबीसी जातियां हैं उनको कैसे अपने पक्ष में गोलबंद करें। उनके ऊपर जो अखिलेश यादव पर यादव परस्ती का आरोप लगा था उसको उन्होंने तोड़ने के लिए, या एमवाई समीक को लेकर जो मुस्लिम यादव परस्त का आरोप लगते थे उसको तोड़ने के लिए उन्होंने नया फार्मूला बनाया पीडीए। और ये उनका पीडीए फार्मूला जो है उत्तर प्रदेश में सफल भी रहा और जिसके दम पे अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें जीते। उसमें आप देखें तो उनके साथ लोध भी सांसद जीते, कुर्मी भी जीते, प्रजापति भी जीते। मतलब एक तरह से बहुत अच्छी उनकी सोशल इंजीनियरिंग हिट रही। लेकिन उत्तर प्रदेश का 2024 का चुनाव और 2027 में थोड़ा सा अंतर रहेगा। इसमें जो मोस्ट बैकवर्ड कौमें हैं जिनको एक समय उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे पहले अगर उनको किसी राजनीतिक दल ने परखा था तो काशीराम थे, और उनको जोड़ के उत्तर प्रदेश में एक बहुजन की पॉलिटिक्स खड़ी की और वो सफल रही। और वो वोट बसपा के कमजोर होने के बाद 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और मजबूती से जुड़ा रहा। लेकिन 2024 में उसमें सेंध लगी है। अब वो बीजेपी के अंदर बेचैनी है कैसे जो सोशल इंजीनियरिंग हिंदुत्व के छतरी के नीचे जो तमाम ओबीसी जातियों में बिखरे हुए थे, अलग अलग जातियों में हिंदू, उनको एक साथ जुट किया है। लेकिन वो कहीं फिर से कैसे जुट हों, तो समाजवादी पार्टी की कवायद यही है कि हम कैसे तमाम ओबीसी, गैर यादव ओबीसी को जोड़ें। इसीलिए आप देखिए कल जो उनकी अखिलेश यादव की पंचायत थी या बैठक थी या उसको कुछ भी सम्मेलन कह लें, वो खास तौर से अगर देखें तो गुजरों की थी। और गुजर कहाँ है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा के पास जो वोटों का आधार है वो केवल मुस्लिम है। केवल मुस्लिम के सहारे पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं जीत पाएंगे। जाट के साथ उनका समीकरण थोड़ा सा जयंत चौधरी के जाने के बाद टूट गया है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि वो ऐसे वोटों को, खासतौर से गुजरों को साधने कवायद में है जो इस वक्त एक समय बसपा का हुआ करता था। समाजवादी पार्टी अखिलेश मुलायम सिंह यादव दौर में बहुत लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष जो है गुर्जर समुदाय के थे। फिर आप देखें तो वो बीजेपी जो गुजरों को हिंदुत्व के नीचे लाई है उसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव गुर्जर समुदाय की अस्मिता जगाकर उनको दोबारा से, इसीलिए आप देखिए कल उन्होंने अपने प्रवक्ता राजकुमार भाटी की काफ़ी तारीफ किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे राजकुमार भाटी जाते हैं तो तमाम मीडिया के दूसरे जो पैनलिस्ट होते हैं उनकी जबान बंद कर देते हैं, ऐसे तर्क में जवाब देते हैं, उनके स्थान में कशीदे गढ़े। तो वहीं राजकुमार भाटी भी कह रहे थे कि हस्तिनापुर में इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन आप देखिए हस्तिनापुर में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और वो सुरक्षित सीट में, तो उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी की जीत की भूमिका में गुर्जरों का बहुत अहम रोल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि क्या गुर्जर को वोटों को भाजपा के चंगुल से बाहर निकाल कर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के छतरी में लाएंगे? क्योंकि गुर्जर समुदाय के अंदर भी वो कुर्मी समुदाय का ही वोटिंग पैटर्न है। जहां पे उनके समुदाय का कैंडिडेट होता है वहां पे तो वो गुर्जरों को वोट कर देते हैं। अगर सपा से गुर्जर कैंडिडेट आएगा तो अतुल प्रधान को तो जिता देंगे, लेकिन अतुल दूसरे को जिताने में वहां पे वो फिर वो बीजेपी के चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जहां गुर्जर होगा वहां तो जीत जाएंगे, लेकिन सब सीटों पे तो गुर्जर नहीं हो सकता है। तो ये बात अखिलेश यादव कैसे मुस्लिम और यादव की तरह गुर्जर या दूसरी जो ओबीसी जातियां हैं उनको अपना परंपरागत वोट बना पाएंगी? क्योंकि 2024 में अखिलेश यादव ने मुस्लिम और यादव के नेताओं की सियासी बलि चढ़ाकर जो 37 सीटें जीती है, तो क्या ये बलि 2027 में भी चढ़ा पाएंगे कि नहीं, ये बड़ी कवायद होगी। ये आपने एक बड़ी गंभीर बात कही। अखिलेश यादव की टीम अगर इस बात को सुन रही होगी तो राजनीतिक रणनीति बनाने में उनको मदद भी मिल जाएगी आपकी इस बात से, कबूल भाई। लेकिन नीरज जी, मेरे देखे भर में पश्चिमी यूपी में तो हम लोग भी बैठे ही हुए हैं ना,
गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का ये जो बोर्ड है, जगह जगह मतलब मेरे देखे भर में ये बहुत ज्यादा व्यापकता से इस बात की सियासत शुरू हुई है, जो कबूल भाई कह रहे थे उससे हम इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं। विजय सर, ये भी बात सही है कि अखिलेश यादव को पीडीए का फायदा मिला है और उस फायदे से जो उनके नेता जीत के आए हैं, चाहे प्रिया सरोज से लेके अवधेश प्रसाद पासी तक के जो नेता हैं, वो सारे नेता अपना अपना काम भी कर रहे हैं। उनको एक तरीके से अखिलेश यादव ने लगता है फुल हैंड भी दिया है, जिसका क्या असर होगा क्या नहीं आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी कोर्स करेक्शन कर रही है। पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल की मांग मानने से लेकर तमाम रूठे खेमों से मुलाकात का सिलसिला जो हमने देखा, वो एक्रॉस पार्टी लाइन हुआ, मतलब एक्रॉस कास्ट लाइन हुआ। कोई आप ये नहीं कह सकते किसी एक कास्ट को लेकर। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ये लग रहा है, मतलब योगी सरकार को भी लग रहा है कि हिंदुत्व का एजेंडा कहीं ना कहीं इस जातिगत गोलबंदी की वजह से मार खा सकता है, इसलिए सबके हितों को साधने की कवायद चल पड़ी है? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए कवायद तो चल रही है, लेकिन कुछ चीजें बदलाव की तरफ भी आगे बढ़ रही हैं। मतलब जैसे जातिवादी राजनीति का दौर देखें, जो सामाजिक न्याय की जाति गोलबंदी की राजनीति थी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, अब थर्ड फेज शुरू हो गया है। थर्ड फेज ये है कि गुर्जर क्षत्रिय, कुरुवंशी क्षत्रिय, यदुवंशी क्षत्रिय अब सिर्फ ओबीसी नहीं है। मतलब ओबीसी तो सरकारी दस्तावेजों में है, लेकिन उनका जो सामाजिक स्वरूप है वो गुर्जर क्षत्रिय, कुरुवंशी क्षत्रिय, यदुवंशी क्षत्रिय वाला है। राजपूत तो अलग है। राजपूत का जिक्र अभी कर रहे थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बड़ी क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिससे समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा मिला था, खासतौर पे करणी सेना और तमाम जो दूसरे क्षत्रिय, चौबीसी और ये सब गांव की जो बैठकें हुई थी, उसका एक रिएक्शन हुआ था और उस रिएक्शन का बहुत ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला था। और साथ में आकाश आनंद की मीटिंग जब कैंसिल हुई, उसका भी फायदा सपा को मिला था, क्योंकि माना गया कि बीजेपी की वजह से रोकी गई थी। लेकिन अगर हम उसको कास्ट लाइन पे देखते हैं, तो कास्ट लाइन पे हम मुस्लिम को भी अगर कास्ट माने, तो जब समाजवादी पार्टी और विपक्ष के कुल 16 एमपी थे, तो शायद 6 एमपी थे, और जब 44 हैं तो 5 एमपी हैं। ऐसे ही यादवों की संख्या भी ऐसे ही आप गिन सकते हैं, सिर्फ 5 हैं। तो ये माना जाता है कि आप कैसे राजनीति की चाल कितनी टेढ़ी है, और जो बदलाव हो रहा है लोगों में, जो परिपक्वता आ रही है जातीय चेतना को लेकर, प्रतीकों को लेकर। अब कबूल जी कह रहे हैं गुर्जर या तो गुर्जर है नहीं तो हिंदू है, बीजेपी के साथ जाता है। तो इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, और ये जो बदलाव है इसको भांप पाना, इसके साथ तालमेल बैठा के अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर पाना, ये सारी चीजें राजनीतिक दलों के सामने बहुत बड़ी मुश्किल है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, लोगों की जीवन में खुशहाली थोड़ी सी भी आती है, तो सोच बहुत ज्यादा बदल जाती है, और उसका असर ही है कि एकदम से उछाल मार रहा है इस समय जातीय चेतना। और सबसे पहला जो असर होता है किसी भी अगर समाज में आर्थिक समृद्धि आती है, तो प्रदर्शनकारी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आता है, और सभी जातियां इस समय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में ही आके खड़ी हो गई हैं। अब जो छोटी छोटी आबादी वाली जातियां, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, चाहे वो दलितों में आप देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश में 66 दलित जातियां हैं। सबसे बड़ी जाति, आधी आबादी करीब जाटों की है, बाकी 65 जातियां छोटी हैं। ऐसे 79 ओबीसी हैं, जिसमें 3-4 जातियों का हम लोग बराबर नाम लेते हैं, बाकी जातियों का नाम नहीं लेते हैं। मुस्लिम में ओबीसी की जातियां हैं। तो एक बदलाव की तरफ राजनीतिक कदम बढ़ रहे हैं। अब देखिए, दोनों पार्टियां एक ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही हैं। जो पीडीए अखिलेश यादव इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल वो बीजेपी 2014 से वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही थी। वो पीडीए नहीं कहती थी। पीडीए में ए में अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ जोड़ने की काफी कोशिश की, वो हो नहीं पाता है, लेकिन बीजेपी की लाइन भी कमोबेश वही है। अब अखिलेश ने ब्रांड नेम दे दिया है, बीजेपी ने उसको ब्रांडिंग नहीं करी। चीजें दोनों की एक ही जैसा पैटर्न हो गया है टिकट देने का। क्या ये विधानसभा में भी ऐसे ही होगा कि बीजेपी की तरीके से समाजवादी पार्टी भी है ठीक वैसे ही अन्य जातियों को ढेर सारे टिकट देंगी, जैसे लोकसभा चुनाव में दिया और उनको कामयाबी मिली? क्या फिर लोकसभा चुनाव की तरह से यादव और मुसलमान कम टिकट पाने के बावजूद वो संतुष्ट रहेंगे, या अन्य पार्टियों की तरफ रुख करेंगे जो टिकट के लिए मेहनत करते हैं, उम्मीदवार जो दावेदार हैं? तो कई ऐसे फैक्टर हैं। लेकिन अगर आप जब जाति की लामबंदी को देखेंगे, तो ये सही है कि इस समय सारी जातियों के जो प्रतीक हैं वो सबसे ज्यादा इसमें जोश में भरे हुए हैं, और सभी ये चाहते हैं कि
हमारी जाति को ज्यादा फायदा हो जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि इस डेमोक्रेसी में सीटें 403 हैं और सभी को एक निश्चित अनुपात में ही चीजें मिल सकती हैं। अब सवाल ये है कि किसके पास सबसे बड़ा चंक हो सकता है। अब जैसे आप देखें कि समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन है, बीजेपी के पास सामान्य वोटरों का एक कॉम्बिनेशन उनके पास है, वो बेस वोट के तौर पे काम कर लेता है। लेकिन जीतने के लिए, फिनिशिंग लाइन को पार करने के लिए दोनों पार्टियों को बहुत ही जद्दोजहद करने की जरूरत है और वहां कई ऑब्स्टिकल हैं। बेटन देने वाला जो 400 गुणे 400 रिले रेस है, उस टाइप की यहाँ पे रिले रेस जैसी स्थिति है। दूसरा, अगर आप कास्ट लाइन लेके ज्यादा आगे बढ़ेंगे, चर्चा ज्यादा करेंगे, तो उसका एक रिएक्शन भी होता है। यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाता है। तो ये कई तरीके के संभावनाएं हैं। उन सारी संभावनाओं के बीच में राजनीतिक दलों को संतुलन बनाने की चुनौती है। जरा सा डिसबैलेंस होंगे तो उनके हाथ से जो जीत है वो फिसल जाएगी, जैसा 2022 में हुआ था। तो मुझे लगता है कि चैलेंज बहुत स्ट्रांग है बीजेपी के सामने भी, और चैलेंज बहुत स्ट्रांग है समाजवादी पार्टी के सामने भी। और ये देखना है कि अगले 6-7 महीने या साल भर में जनता किस तरीके से चीजों को देखती है, किस तरीके के परिवर्तनों के साथ वो अपने आप को जोड़ती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। लेकिन कबूल, जाहिर तौर पर विधानसभा 2027 के लिए सीटों पर अपनी हिस्सेदारी, टिकट अपने हिस्से के ज़्यादा से ज़्यादा लेना, ये एक बात है। लेकिन पिछले कई महीनों से हम सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। क्या इन बदलावों में भी जातियों का शक्ति प्रदर्शन या दबाव की राजनीति असर दिखाएगी? निश्चित तौर पे नीरज भाई, जो खास तौर से है जो जाति गोलबंदी हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा वजह यही है कि वो अपनी राजनीतिक क्षमता और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे विजय जी ने पहले ही कहा कि अब हर जाति के अंदर राजनीतिक चेतना जागी है और वो अपना प्रतिनिधित्व मांग रही है। अब सवाल यही है, क्या जो बेस वोट की बात कर रहे थे विजय जी की, निश्चित तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनरल वोट बेस बना हुआ है और सपा के पास यादव मुस्लिम। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, क्या भाजपा का जो कोर वोट बेस है, क्या वो जहर का घूंट या समझौता करने के लिए तैयार होगा, या समाजवादी पार्टी के साथ जो वोट बेस है वो समझौता करने के लिए? तो इस लिहाज में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है वो दोनों जो है समझौता करने के लिए तैयार है। उसका मैंने नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा कि यादव और मुसलमानों की संख्या, अखिलेश यादव ने, यहाँ तक कि यादवों में तो उन्होंने किसी भी गैर मतलब अपने परिवार से बाहर किसी यादव को टिकट भी नहीं दिया। इसके बावजूद भी यादव समुदाय ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मुसलमानों में भी बहुत कम संख्या में टिकट दिया, इसके बावजूद मुसलमानों ने अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट दिया। क्या अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का समझौता अपने सवर्ण वोट बैंक के साथ करती है, ठाकुर ब्राह्मण के साथ, क्या वो इस समझौते के साथ भाजपा के साथ जुड़े रहेंगे? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि खासतौर से जो है वो ठाकुर हो या ब्राह्मण, दोनों के अंदर जो ठाकुर समुदाय के उसको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ की वजह से जो उनकी सजाती होने के नाते उनको जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है उसकी ताकत को, क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ठाकुर, अगर भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों को टिकट काट के वो अति पिछड़ी जातियों को देती है तो ठाकुर एक मुस्त हो जाएगा। ठाकुर कहीं नहीं बदलेगा और उसका खामियाजा जो है भाजपा को उठाना पड़ सकता है। यही हाल उसकी ब्राह्मण वोटों के साथ भी है। तो इसके अलावा, और जब तक वो अपने कोर वोट बेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, अगर वो नहीं समझौता करेंगे तब तक वो दूसरी जातियों को साधना, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यादव परस्ती और मुस्लिम परस्ती की वजह से जो खामियाजा 2017 से लेके 2017 और 22 में भुगता है, मुझे लगता है वो अब नहीं होगा, ये होगा। और जो राजनीतिक जातियां अलग अलग वोटों में किसी पार्टी से बंधी हुई नहीं है, वो इस राजनीति में, खासतौर से जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही, उसमें सबसे ज्यादा उनको मुफीद लग रही है। चाहे वो मौर्य कुर्मी हो, चाहे वो गुर्जर हो, गुर्जरों के अंदर भी वही तरह की राजनीतिक चेतना जागी है। इसी तरह से जो तमाम और भी जातियां हैं, लोध भी हैं। आप देखिए कि हमीरपुर जैसी सीट जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत हुआ करती थी और समाजवादी पार्टी ने वहां से लोध कैंडिडेट उतारा और वो जीतने में कामयाब रहा। आप आंवला कैसर, ये कासगंज सीट देखिए, जहां एटा सीट जिसको कहते हैं, वहां से कल्याण सिंह के बेटे चुनाव लड़ते थे और वहां से समाजवादी पार्टी ने एक साख कैंडिडेट उतारा और वहां पे ओबीसी वोटों में बिखरा हुआ यादव मुस्लिम को वोट एक मुस्त सपा के साथ गया और वो सीट कल्याण सिंह की हार गई, सीट बेटे हार गया चुनाव। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रूशियल इलेक्शन रहा है 2024 का। और मुझे लगता है कि सेम पैटर्न, सेम पॉलिटिक्स 2022 के लिए बिछाई जा रही है। अब उसमें सबसे बड़ी बात है गोलबंदी जातियों की। अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि यादव और मुसलमान के पास सियासी मजबूरी नहीं है,
की मजबूरियां हैं और उसका फायदा, क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है और ऐसे में उनको अपने साथ जोड़े रहेंगे। लेकिन ठाकुर ब्राह्मण के साथ ये मजबूरी नहीं है कि वो भाजपा के साथ आंख मूंद करके उनको टिकट न दिया जाए वो करें, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से वो समझौता करने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल सही बात है। विजय जी, एक सवाल इसी से जुड़ा ही हुआ है। पूजा पाल का प्रकरण जो पिछले दिनों हुआ, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से तोड़ लिया, भले ही भी वो शामिल नहीं हुई है। क्या पूजा पाल वो जरिया हो सकती हैं जिसमें बीजेपी पीडीए के अंदर सेंधमारी करे? देखिए, अगर पूजा पाल बीजेपी में शामिल होती हैं तो पूजा पाल को पोस्टर गर्ल बना देगी भारतीय जनता पार्टी। और जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का योगी सरकार का जो नैरेटिव है, जिस तरीके की बयान, खासतौर पे मुख्यमंत्री, में पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, वो जिस तरह की चीजों को ब्रांडिंग करते हैं, उस ब्रांडिंग में सबसे ज्यादा अगर एनर्जी कोई डाल सकता है तो पूजा पाल हो सकती हैं और बीजेपी उनका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अभी पूजा पाल वास्तव में बीजेपी के साथ आएंगी या किसी अन्य पार्टी के साथ जाएंगी, ये अभी साफ नहीं है। जब तक ये स्थिति साफ नहीं होती है तब तक अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सपा ने बड़ी हड़बड़ी में उनको निकाल के बाहर कर दिया। शायद उनको नोटिस दे के निकाला होता या थोड़ा डिले करके निकाला होता तो शायद उनकी ब्रांड वैल्यू कम हो गई होती, लेकिन उनको आनन फानन में निकाल दिया, तो उन्होंने ओन कर लिया कि हाँ, हमने इस कारण से निकाला है। जबकि बहुत से लोग, अभी आप देखिए, जिन विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी उसमें से अभी 2-3 तो बचे हुए हैं, उनको आज तक पार्टी में रखा गया है। तो कुछ चीजों में जो पीडीए वाला इनका फार्मूला है, दरअसल उसमें से ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है उछाल दिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। अब बीजेपी उसको यूज करना चाहेगी, मतलब उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल करेगी, उनको किस तरीके से अपने साथ जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी, अब उनको कितना महत्व देगी, कितना पूजा पाल कोऑपरेट करेंगी, कितना पूजा पाल सपोर्ट करेंगी, कई इसमें संभावनाएं हैं। उन सारी संभावनाओं को पार्टियां अपनी तरीके से देख रही होंगी। लेकिन मेरा मानना है कि एक संभावनाशील कैंडिडेट और बीजेपी की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने वाला एक चेहरा जो है, वो अनायास ही समाजवादी पार्टी ने उनकी तरफ दे दिया है, गिव अप कर दिया है। तो पूजा पाल एक आइकॉन बन सकती है, क्योंकि सारी चीजें जो जिसको बीजेपी ने पिछले 15 साल तक मुद्दा बनाया, उन सारी चीजों का एक प्रतीक के तौर पे वो सामने आ सकती हैं। लेकिन इसमें कई खतरे भी हैं, कई संभावनाएं भी हैं और कई चीजें अभी जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो देखने की बात है। हालांकि पाल समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट वोटर है ओबीसी में, और समाजवादी पार्टी हमेशा पाल समाज को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एकमुश्त पाल समाज समाजवादी पार्टी के साथ कभी नहीं रहा है। उसमें पहले वो बसपा उसकी चॉइस हुआ करती थी, पहली चॉइस बसपा होती थी, दूसरी चॉइस समाजवादी पार्टी होती थी, लेकिन बाद में पाल समाज का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गया था। तो अभी भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष पाल से बना रखा है। हालांकि विश्वनाथ पाल बसपा के भी प्रदेश अध्यक्ष है, तो एक कोशिश है। लेकिन चूंकि सारी चीजें राजनीतिक संभावनाओं पे ही हैं, और इस संभावनाओं में मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूजा पाल को अपने साथ जोड़ने में सफल हो पाती है तो शायद उसका थोड़ा सा उसका लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। तो बहुत ही दिलचस्प राजनीति उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल रही है, जिस तरीके से जी हाँ बताइए। पूजा पाल ऐसा नहीं है कि वो मतलब खास तौर से इतना, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उनको इस समाजवादी पार्टी के एक्शन के बाद एक पोस्टर गर्ल के तौर पे पेश करेगी। खास तौर से वो महिला की जो पीड़ित महिला है उसके इंसाफ दिलाने का, उसके साथ समाजवादी पार्टी ने एक्शन किया। आप देखिए कि क्या पूजा पाल का उमेश पाल के हत्याकांड और थीक का जो गैंगस्टर के द्वारा मर्डर हुआ पुलिस कस्टडी में, उससे बड़ा प्रकरण नहीं है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी सीट हार जाती है, जहां की पूजा पाल आती हैं वहां से हार जाती हैं। इसके अलावा जो इलाहाबाद की सीट है वो हार जाती है, जहां पाल समुदाय इतना बड़ा घटना होती है वो सीट हार जाती है। इसके अलावा जहां जहां पाल समुदाय है, बदायूं हार जाती है, इसके बाद फिरोजाबाद हार जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ वो गढ़ जहां पाल वोट बहुत बड़ी संख्या में हैं, इसके बावजूद भी पालों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि पूजा पाल के जरिए, पूजा पाल आज से नहीं लंबे समय नहीं तो ये कोर्स करेक्शन भी हो सकता है ना, नहीं तो ये कोर्स बीजेपी ने देखा कि इसके बावजूद भी हमें पाल का वोट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि एक चेहरा चाहिए अब हमें, तो पूजा पाल की शक्ल में वो चेहरा लेके आ रहे हैं।
हो सकता है निश्चित तौर पे, लेकिन मैं अभी कह रहा हूं कि पूजा पाल जो है, क्या इस तरह से वो भाजपा के लिए पाल वोटों को जोड़ने में मददगार हो पाएंगे कि नहीं? क्योंकि पाल वोटर में भी वही जो अभी विजय जी कह रहे थे कि उसके अंदर भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागी हैं, उनका भी राजनीतिक, अगर वो समाजवादी पार्टी से कहीं पाल कैंडिडेट उतरता है तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति में उनके लिए काफी मुश्किल होगा। खैर, तो हम जो बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों बड़ी दिलचस्प राजनीति चल रही है। जातियां अपनी गोलबंदी, बल्कि कहें कि अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, जो कि साफ तौर पर इशारा है कि आने वाले दिनों के, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, हर जगह पर हर किसी को अपना अपना हिस्सा चाहिए। सभी जातियां अपना अपना हिस्सा मांग रही हैं। अब वो चाहे बीजेपी हो, चाहे विपक्ष की शक्ल में अखिलेश यादव हो, कैसे इन आकांक्षाओं को साधते हैं, कैसे इन आकांक्षाओं को पूरा करने के सपने दिखाते हैं, उस पर आने वाले दिनों की राजनीति बहुत ज़्यादा निर्भर करेगी। हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विजय उपाध्याय, कबूल अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।